चलिए, तो इजाजत हो आपकी तो कर लें इस काम को। दिखता रहूंगा पूरे टाइम ही, अगर क्लासेस आती रहेंगी, बीच बीच में कोई एक आध क्लास मिस होगी जिससे थोड़ा पढ़ाई का ठीक ठाक सा माहौल बन जाएगा, है ना। चलो भाई, थैंक यू सो मच। आ जाओ पढ़ लें। हाँ जी, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग कहाँ पर हैं? एग्रीकल्चर एंड सॉइल के बारे में मैं कल बता चुका था आप लोगों को। आज थोड़ा फॉरेस्ट के बारे में बताना है और बाकी फिर आपसे मतलब रणनीतिक परिचर्चा होनी है। बाकी तो आज का कंटेंट यही है और कुछ है नहीं, है ना। तो सॉइल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ जी, इसके साथ साथ ये फैक्ट फाइल है जो आपको याद करनी है। देने ही जा रहा हूँ भाई विशाल भाई, देने ही जा रहा हूँ। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आते हैं यार, ऐसे मत करो। आपसे कनेक्ट तो रहना ही है, पूरे टाइम कनेक्ट रहूंगा, चिंता मत करिए। हाँ, प्रेशर क्रिएट मत करो, ठीक है। हाँ भाई, तो ये आपको याद करना है कौन सी चीज कहां पर कितनी पैदा होती है। अच्छा, इसके बाद कुछ ये फैक्ट फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। आइए साथियों, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे नाम से ही पता है कि यहाँ पर हरित क्रांति का मतलब है कि फसलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। अब थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, आज 15 मिनट का कंटेंट है, इसलिए मैंने बातचीत भी आप लोगों से ज्यादा कर ली। मुश्किल से 15 मिनट का ही कंटेंट है आज पढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने आपसे बातचीत ज्यादा की है। और अंत में भी बातचीत करेंगे, चिंता मत करिए, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अभी पढ़ लो, थोड़ी सी देर पढ़ लो, आ जाओ। हाँ जी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या था कि खाद्यान्नों की जो थी ना, फूड जो ग्रेन्स थे उनकी यील्ड बढ़ाई गई थी। खाद्यान्न बोले तो जो हमारे गेहूं और चावल थे उनकी जो पैदावार है उसको बढ़ाने का कार्य किया गया था। अच्छा, पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया गया? ये 3 शब्द हैं जो कि एज इट इज अगर कोई बच्चा मेंस का आंसर लिख रहा हो और वो लिख के आ जाए ना, तो उसके पूरे के पूरे 5 नंबर का सवाल अगर होगा तो 5 मिल जाएंगे, 10 नंबर का होगा तो 8 मिल जाएंगे। मतलब ये इतने जबरदस्त सवाल है ना। ये 3 पॉइंट लिखने होते हैं। क्या होगा, इधर सुनिए भाई, लास्ट में बात करेंगे, रुक जाइए, है ना, लास्ट में बात करेंगे, रुकिए। इसमें सबसे पहले क्या किया गया था? सबसे पहली चीज, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का उपयोग किया गया था। किसके अंदर? उन्नत बीज का उपयोग किया गया था हरित क्रांति के अंदर, नंबर 1। नंबर दूसरा, एडुकेट एंड अश्योर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, यानी वाटर सप्लाई प्रमोट की गई थी, नंबर 2। नंबर तीसरा, इंक्रीज्ड एंड एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तीसरा क्या किया गया था? केमिकल फर्टिलाइजर्स को उपयोग किया गया था। ये 3 चीजें ही थी जो हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार थी, मतलब जिससे भारत के अंदर गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ गई थी। कहां बढ़ी थी भैया? हरियाणा में बढ़ी थी, पंजाब में बढ़ी थी और उत्तर प्रदेश में बढ़ी थी। इसके लिए सरकार ने किया क्या था? एक विशेष प्रकार के ऐसे बीजों का उपयोग किया था जिनकी पैदावार ऑटोमेटिकली ज्यादा होती थी। लोगों को पानी पहुंचाने के लिए कैनाल सिस्टम को डेवलप ढंग से किया गया था। और तीसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया था। इन 3 चीजों के उपयोग से हरित क्रांति जो है वो कंप्लीट हुई थी। इसके बाद आता है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर क्या है? इसके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ इंडिजिनियस काउ विद हाई मिल्क यील्डिंग यूरोपियन ब्रीड, इसको प्रमोट किया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या किया गया था? श्वेत क्रांति के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग को प्रमोट किया गया था। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है जिसकी वजह से दूध बढ़ गया। तो इसमें क्या किया गया? क्रॉस ब्रीडिंग की गई नस्लों के बीच में। मतलब जैसे कि मुर्रा नस्ल की है तो फिर मुर्रा नस्ल की गाय, मतलब भैंस जो है उसको दूसरे नस्ल की भैंस के साथ, राठ नस्ल की भैंस के साथ, मतलब एक प्रकार से जिनकी जो चीजें अच्छी हैं, है ना। किसी में एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि वो बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस में भी गाय या भैंस जीवित रह सकती हैं, भूख प्यास से लड़ सकती हैं, है ना। एक ऐसी भैंस है जो कि बहुत अच्छे से क्या कहते हैं दूध उत्पादित कर सकती है। तो इन चीजों का कार्य किया गया। दूसरा क्या किया गया? ये अमूल बात जो वर्गीस कुरियन वाली जो हम बात करते हैं ना, वही श्वेत क्रांति वाले आदमी है, ठीक है ना। हाँ जी, हरित क्रांति वाले कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग तो वहां पर थे। इंडिया वाले कौन थे? एम एन स्वामीनाथन, ठीक है ना। ये मतलब 2 लोगों का नाम है जो याद रखने हैं, बाकी कोई याद नहीं रखने, है ना। एम एन स्वामीनाथन यहाँ रख लिए, यहाँ वर्गीस कुरियन जो अमूल दूध पीता है इंडिया वाले जो थे ना, उन्होंने क्या किया? पहली चीज तो ये किया कि उच्च दूध देने वाली यूरोपियन नस्ल के साथ देसी गायों की क्रॉस ब्रीडिंग की गई। दूसरा, दूध को लंबे समय तक रखने के लिए उसका पाश्चुरीकरण किया गया। पाश्चुरीकरण का मतलब समझ रहे हैं आप? पाश्चुरी भाई, दूध के साथ सबसे बड़ा इशू क्या होता है अपने घरों में, अगर आपने देखा हो तो अपन लोग दूध को उपयोग में लेते हैं, दूसरे दिन तक वो दूध जो है वो नॉर्मल बचता नहीं है। अब मान लो कि गुजरात से दूध मुझे पहुंचाना है ले जाकर के जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर तक पहुंचने में उसको सफर में ही पूरे 24 से 48 घंटे लग जाएंगे। फिर वो यूज कब होगा, डिस्ट्रीब्यूट कब होगा? तो ऐसी स्थिति में एक तकनीक का उपयोग किया गया जिसका नाम है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन में क्या होता है? दूध को बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, जबरदस्त तरीके से उबाला जाता है, फिर माइनस टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। मतलब इस पहले तो बहुत ज्यादा गर्म किया गया, फिर माइनस टेम्परेचर तक ठंडा किया गया और फिर उसका पैकिंग कर दिया जाता है ना। तो इसको मतलब हाई टेम्परेचर पर गर्म करना और बिल्कुल लो टेम्परेचर तक ठंडा कर ले जाना। तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं, जिससे कि गर्मी से मरने वाले भी मर जाते हैं, ठंडे से मरने वाले भी कीड़े मर जाते हैं।
जो भी इसमें ऐसी चीजें, और उनको विदाउट एक्सटर्नल एयर पैक कर दिया जाता है ना, ये प्रक्रिया होती है। अच्छा, फिर तीसरा क्या है इसके अंदर, तीसरी चीज जो है फिर वो दूध को पहुंचाया कैसे जाए, तो ऐसी स्थिति में रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया। आप लोगों ने देखा होगा रोड पर चलने वाली जो आजकल के ट्रक आते हैं, वो एयर कंडीशन ट्रक आते हैं, उसमें भले ही ड्राइवर जो है गर्मी में बैठ के जा रहा हो, लेकिन दूध ठंड में जा रहा होता है। रेफ्रिजरेटेड का मतलब हुआ कि उसमें पूरी तरह से कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, वो ठंडा ही दूध डिलीवर होता है, जहां तक पहुंचता है वहां तक ठंडा ही पहुंचता है, ठीक है ना। बड़े बड़े आप जो देखते हैं ना दूध के कंटेनर्स जो आप देखते हैं जाते हुए, वो ऐसे ही दूध नहीं जा रहा है, उसमें अंदर उसमें कूलेंट चल रहा है, उसके अंदर एसी चल रहा है। हाँ, वैन्स होती है ना बड़ी वाली, वो नहीं जो सुबह शाम कलेक्ट करने घर से आती है, ठीक है ना, वो एक प्रकार से ये चीज जो है। ऐसे ही रेल के अंदर भी एयर कंडीशंस मालगाड़ी बनाई गई, जिनसे कि ये सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से पूरा की पूरा दूध के अंदर हम डिपेंडेंट हो गए थे, है ना। अच्छा, फिर आती है ब्लू रिवॉल्यूशन। इसमें क्या किया गया था, मछली पकड़ने को प्रमोट करने का कार्य किया गया था। तो बाकी सब में, इन दो के अंदर तो ये पूछा जाता है कि कौन जनक था, बाकी सब में इनसे पूछा जाता है कि क्या उद्देश्य था, बस इतना सा कार्य किया जाता है इसके अंदर, है ना। तो जैसे कि ब्लू रेवोल्यूशन है, इसके अंदर मछली की वृद्धि करनी थी, मछली वृद्धि करनी थी, ठीक है ना। हाँ जी, इसके साथ साथ गुलाबी क्रांति जो थी यानी पिंक रेवोल्यूशन थी, इसमें क्या किया गया था, मांस और पोल्ट्री जो फार्मिंग है उसको बढ़ाने की तकनीकी का प्रयास किया गया था, है ना। तो इसमें क्या किया गया था, पिंक, पिंक बोले तो आपको कई बार कंफ्यूज कर देगा ये शब्द, है ना। तो आप पिंक से जो याद रखना है वो एक प्रकार से मांस मछली याद, मांस और पोल्ट्री याद करनी है, मीट, है ना, मुर्गी पालन। येलो क्रांति, इसमें जो अपने ऑयल सीड्स आते हैं ना, इन ऑयल सीड्स को किस प्रकार से इनकी वृद्धि की जाए उनके बारे में कार्य किया गया है। ऑयल सीड्स के बारे में, सरसों वगैरह हुए, है ना, इनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में, मतलब युक्त प्रबंधन। तो आप में से कई लोग पूछेंगे फिर इसको हरित क्रांति में क्यों कवर नहीं कर लिया। हरित क्रांति गेहूं और चावल की क्रांति थी, और मेजरली वो गेहूं की क्रांति थी, है ना, लेकिन चावल उसमें साथ साथ पैडी का कल्चर जो था वो ले लिया गया। तो इसके अंदर तो हमने खाद्य पदार्थों को डेवलप किया, है ना, और ये जो था ये ऑयल सीड्स के लिए था, और अभी तक भी हम लोग जो है ऑयल सीड में कोई बहुत ज्यादा कारनामा कर नहीं पाए हैं। मतलब ये नाम तो दे दिए, क्रांति नाम देने से क्रांति नहीं हो जा रहा है ना। ऐसे बहुत सारी क्रांतियां मतलब ऑनलाइन भी चल रही होती हैं आजकल, ये क्रांति वो क्रांति, क्रांति लिखने से नहीं होता है, करने से होता है, और वो जो होने वाला काम है उसमें जो चीजें नोटिस की गई हैं वो इन चीजों में होती हैं, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये कुछ क्रांति। जैसे अभी अभी मैंने स्वीट रेवोल्यूशन भी आपको बात पढ़ाई थी कुछ दिन पहले भी, है ना। तो ये कुछ रेवोल्यूशंस है, पढ़ लीजिएगा। बाकी बहुत सारे रेवोल्यूशंस में बीच बीच में आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ, तो उनको आप देखते चलिएगा। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आप पढ़ लेना, कौन से हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, है ना। ये ब्रांचेस हैं, अगेन ये भी आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अर्थवर्म, अर्थवर्म का एग्रीकल्चर से क्या लेना देना है, किसान का मित्र जिसे आप कहते हैं। किसान का मित्र से मतलब हुआ कि आप लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, केचुआ। केचुआ जो है ना, उस केचुए की कृषि करना। अब केचुए की कृषि कैसे करते हैं, घर के अपशिष्ट दूसरे दुकानदारों के पास से फल सब्जी सड़ी हुई गली हुई लाकर के उसमें केचुए डाल देना। केचुए जो है वो उस पूरे को खा करके खाद में बदल देते हैं। केचुए को ले जाकर के खेत में डाल दो तो वो जमीन को पोरस बना देता है। इस पूरी प्रक्रिया को वर्मी कल्चर कहते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर, इसके अंदर क्या किया जाता है, कोशिकाओं में से एक पौधे का उत्पादन करना। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है ना जी, कि आपने प्लांट को लेबोरेटरी में डेवलप कर लिया, सीधी सी बात यूं समझो। एपिकल्चर, हनी का उपयोग करना, आजकल ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। हनी, कुछ याद होगा मैंने आपको रिहैब योजना पढ़ाई थी, मधु क्रांति पोर्टल पढ़ाया था यदि याद हो आपको, है ना। तो ये सब चीजें जो है ये आजकल मदी से, मतलब ये जो स्वीट रेवोल्यूशन है ये काफी ज्यादा चर्चा में, इसको याद कर लेना, रिसेंटली करंट में भी रहा है। हॉर्टिकल्चर, इसमें स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, फलों और सब्जियों की जो कल्चर की जाती है वो वाली चीज हो गई। पोमोलॉजी, इसमें मतलब अध्ययन है, लॉजी शब्द जब लग जाए तो देखिए हॉर्टिकल्चर के अंदर स्टडी नहीं होती असल में, ना ही एपिकल्चर में स्टडी होती है, प्रोडक्शन ही है, ये प्रोडक्शन ही है, मतलब ये दोनों शब्द दोनों गलत जगह लिखे हुए हैं। पोमोलॉजी जो है इसके अंदर क्या किया जा रहा है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स की जा रही है, लॉजी बोले तो अध्ययन है। सेरिकल्चर, जो पैदा करना है, रेशम कीट से रेशम की पैदावार करना, है ना। अच्छा, मोरिकल्चर, इसमें क्या हो रहा है, शहतूत जो होता है ना, उसकी मालबरी बोलते हैं अपन शहतूत को, है ना, उसका उत्पादन करना। विटिकल्चर, इसमें ग्रेप्स का उत्पादन करना। तो ये चीज याद करना। शुभम, पोल्ट्री मतलब होता है बेटा क्या बोलते हैं उसको, मुर्गा, मुर्गी जो होती है ना वो, ठीक है। हाँ जी, टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस इन इंडिया। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं थोड़ा सा इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और आज के सेशन में बस यही थोड़ी सी बातें जो आपको पढ़ानी है। क्या है, फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना है हमको। देखिए, अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। जैसे आप मानसून का आना सीख चुके हैं, भारत में बारिश का किस प्रकार परिवर्तन होता है ये सीख चुके हैं, आप इंडिया में बहने वाली नदियों का कालखंड समझ चुके हैं, मिट्टी का टाइप सीख चुके हैं, यहाँ कौन कौन से प्लेट्यूज हैं उनकी क्या स्थिति है ये सीख चुके हैं। ये सारी बातें जब हम पढ़ लेते हैं लमसम, तब हमको ये जानकारी होती है कि इन सब चीजों के लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो जाननी होंगी। क्या क्या जाननी होंगी, कि हमारे यहाँ पर कितने कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने जूम करके इमेज दिखा रहा हूं, और यहाँ से हम खुद से कॉमन सेंस डेवलप करने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे से शुरू करते हैं। शब्द यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक कॉमन सा शब्द यूज किया जा रहा है सब जगह, ट्रॉपिकल, 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 ट्रॉपिकल। साथियों, ट्रॉपिकल की हिंदी होती है शीतोष्ण या फिर उष्ण कटिबंधीय। बताइए जरा क्या होती है,
उष्ण कटिबंधीय है ना, गर्मी के अंदर पैदा होने वाली जगह। उष्ण कटिबंधीय कहते किसको है? जब हम अर्थ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अर्थ की स्ट्रक्चर में यहां पर अपन ने 0 डिग्री पर इक्वेटर बात की हुई है, इससे ऊपर 23.5 डिग्री तक हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो 0 डिग्री से 23.5 के बीच का ये वाला जो गैप है ना साथियों, ये सूर्य के प्रभाव से लिटोरल जोन में आ जाता है, यहाँ सूर्य की रोशनी रहती है, तो इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब हमारे देश में कोइंसिडेंस क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हम लोग देख लेते हैं। कोइंसिडेंस ये है कि हमारे यहां पर हिमालय उपस्थित है, हिमालय उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में जो टेम्परेट रीजन वाला क्षेत्र है ना, वो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता। टेम्परेट होने को तो 23.5 से लेकर 66.5 के बीच में टेम्परेट होना चाहिए, लेकिन भारत में हिमालय की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, ये हिमालय है, इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि जो आने वाली हवाएं है ना, वो इस तरफ नहीं पहुंच पाती। तो हमारे यहाँ 23.5 से ऊपर की तरफ भी जहां होना चाहिए टेम्परेचर, लेकिन वो टेम्परेचर जैसे लक्षण ना होकर ट्रॉपिकल जैसे ही लक्षण पाया जाता है। यानी इंडिया में जो ज्यादा मेजोरिटी में एरिया पाया जाता है, वो कैसा पाया जाता है? वो हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय टाइप का ही पाया जाता है। दुनिया का कोई और देश होता तो वहां पे टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता, टेम्परेट टाइप की वनस्पति भी पाई जाती, लेकिन यहाँ पर इस क्लाइमेट के कारण वनस्पति पैदा होती है। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसमें अब कॉमन सी चीजें हैं, कुछ इधर की तरफ देखेंगे, अब कुछ एक्सट्रीम जीन है वो भी देख लेते हैं। जैसे अल्पाइन वेजिटेशन, अल्पाइन का मतलब होता है पहाड़ों पर उगने वाली वेजिटेशन। अब आप पूछेंगे तो सर आपके यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है, इसके ऊपर जो वनस्पति उग रही है, क्या आप उसे अल्पाइन कहेंगे? नहीं, उसे आप अल्पाइन नहीं कहेंगे। अल्पाइन सामान्यतः उस क्षेत्र को कहा जाता है जो कि हिम आच्छादित पहाड़ियां होती हैं। हिम आच्छादित पहाड़ियों पर जो ऊंचाई पर लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई से, जो समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर से ऊपर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई तक जो वन पाए जाते हैं, वो सामान्यतः अल्पाइन फॉरेस्ट में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अभी आगे चल के हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। हाँ, जो हिमालय में पाए जाते हैं, ठीक है बेटा, वो लंबे लंबे वृक्ष जिनके ऊपर बर्फ गिरती भी है, तो उन, अच्छा देखिए, आप कभी हिमालय की इमेज देखें, मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा आपको, रुकिए, उससे थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली इस चीज को जज कर पाएंगे। होल्ड करिए, मैं एक फोटो आपके लिए डाउनलोड कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा समझने की आवश्यकता भी होगी। 1 मिनट होल्ड प्लीज। एक मिनट लास्ट होल्ड कर लीजिए। एक्चुअली उससे आपको एक बहुत अच्छी चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आप खुद गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी गए हो तो समझ में आ जाएगी, पर बहुत मुश्किल होता है फोटो एक ऐसी ढूंढना जो बहुत सारी चीजें समझा सके। एक ही फोटो में काम हो जाएगा। हो गया। देखिए बेटा, एक्चुअली इसमें क्या होगा ना, आप लोग अगर कभी खुद से जैसे वैष्णो देवी साइड में अगर घूमने गए हो, हिमालय की यात्रा पर कभी हिमाचल प्रदेश, शिमला, मतलब इस तरफ गए हो घूमने, तो आपको इस प्रकार के नजारे दिखाई देंगे। क्या दिखाई देगा आपको? कि इस प्रकार की पेड़ जो है ना, आपको लंबे लंबे पेड़ दिखाई देंगे, है ना, और अचानक आपको दूरी पर जब आप देखोगे तो आपको एकदम पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र दिखाई देगा। मतलब जब आप यात्रा कर रहे होंगे ना, जैसे शिमला जितनी ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देंगे आपको, बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देंगे, और आप लोग थोड़ा और ऊंचाई पर दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको हिमालय दिखाई देगा जिसमें कोई पेड़ ही नहीं है। यार बहुत गला खराब हो रहा है, डर लगता है आजकल भाई, हालांकि एक बार पॉजिटिव हो चुका हूं उसके बाद भी डर लगता है। हाँ जी, इधर सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। हाँ जी, इधर देखें तो मेरे प्यारे साथियों, इन पेड़ों को देखें तो आप अगर दूर तक देख रहे हैं, ये कहीं किसी ने फोटो खींची हुई है, इसमें दूर तक अगर देखें तो इसमें क्या होता है ना, आपको मालूम है एग्जाम टाइम फीवर होता है। कुछ वैसी फीलिंग आ रही है कि यार ये वाली जो चीज है आपके सामने, इसमें क्या हो रहा है, दूर तक देख रहे हैं तो हिमालय की चोटी दिख रही है जिसमें पेड़ पौधे नहीं है। ठीक है, तो जहां पर पौधे नहीं है वो क्षेत्र है जहां पर टुंड्रा टाइप की वनस्पति पाई जाती है, टैगा टाइप की वनस्पति पाई जाती है ना। और जो इससे नीचे की तरफ जो ये पेड़ पौधे वाला क्षेत्र है, ये अल्पाइन फॉरेस्ट है। ये कौन सा क्षेत्र है? अल्पाइन फॉरेस्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
अल्पाइन फॉरेस्ट वाली बात समझ में आ गई, दूसरी तरफ पहाड़ी समझ में आ गई। तो इन दोनों से कंफ्यूज मत होना। हिमालय का मतलब ये नहीं है कि ऊपर तक हिमालय के ऊपर जो है वो पर्वत पाए जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हमने अल्पाइन वेजिटेशन समझ लिया। 3500 मीटर की ऊंचाई तक समुद्र तल से केवल यहीं पर पाया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। इसके अलावा हम दूसरी तरफ चलते हैं, डेजर्ट वेजिटेशन। अब ये थोड़ा सा इस तरह का जो जगह है, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर जो वेजिटेशन पाई जाती है वो जीरोफाइट प्रकार की पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? जीरोफाइट। जीरोफाइट का मतलब होता है मरुद्भिद। अच्छा, मरुद्भिद क्या होता है? मरुद्भिद में क्या होता है साथियों कि आप लोग एक ऐसी वेजिटेशन के साथ रहते हैं जिसकी विशेषता है कि वो गर्मी में बहुत अच्छे से रह सकता है ना? अब अच्छा, मैं इसकी भी एक फोटो दिखाई देना चाहूंगा, क्योंकि असल में क्या है कि आप जब फोटो देख लेते हैं तो थोड़ा सा फीलिंग आ जाता है कि हाँ यार ये तो अपने जैसा ही है ना? एक सेकंड रुकिए रुकिए। हालांकि आप लोग पढ़ते तो होंगे ही डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा हमारे राजस्थान के बारे में भी देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। फोटो क्लिक करते हैं तो ज्ञान कहा देने लग जाते हैं यार ये लोग। हाँ, लोग तो कैक्टस बना बना के भी भेजने लग गए हैं। हाँ भाई, हम तो देखे हैं। हमारा थोड़ा सा देख लीजिए इधर की तरफ। तो जो लोग राजस्थान नहीं आए या कभी इस तरह की चीज नहीं देखे तो देखिए तो सही राजस्थान में क्या होता है। इधर देखिए, ये हमारा हाल है साहब। यहाँ पे क्या होता है? लुकिंग ऑसम ना? हाँ, वेरी गुड, लुकिंग ऑसम, बहुत सही। हाँ, देख लो मैं कैसे कांटों पर रहता हूँ, थोड़ा सा मतलब विचार करो मेरे बारे में। हाँ। असल में क्या है साथियों, ये वो जगह है जहां पर क्या हो रहा है, आप इस पौधे को देखें। ये जितने भी आपको कटीले वृक्ष दिख रहे हैं, असल में होता यह है कि यहाँ पर पत्तियां होती नहीं है इन वृक्षों में, केवल कांटे ही कांटे होते हैं। कांटों के बीच में तो गुलाब खिलता है बेटा, इसीलिए तो हम जैसे लोग यहाँ से निकलते हैं, आप समझिए। तो यहाँ पे कांटे ही कांटे हैं, ठीक है ना? और कांटों के बीच में हम हैं, आप सोच के देखिए। तो मुद्दा समझ में आ गया आपको? क्या समझना है? कहने का अर्थ ये है कि ये वाले वो क्षेत्र हैं जहां पे पत्तियां ही नहीं होती। पत्तियां क्यों नहीं होती? पत्तियां इसलिए नहीं होती कि हाँ, पत्तियां इसलिए नहीं होती क्योंकि इन क्षेत्रों में पत्तियों के अभाव में इवोपरेशन नहीं हो पाता है। पत्तियां जब नहीं है तो क्या होता है, इवोपरेशन जो है वो हैम्पर हो जाता है ना? तो आप लोग एक प्रकार से ये समझिए कि जो पत्तियां है ना वो करती क्या है, जल को वाष्पोत्सर्जित करने का कार्य करती हैं, वाष्प को उत्सर्जित करने का कार्य करती हैं। लेकिन वाष्प का उत्सर्जन रोकने के लिए क्या करते हैं ये पौधे, ये अपने पत्तियों को कन्वर्ट कर लेते हैं कटीले कांटों में, ताकि वाष्प का उत्सर्जन ना हो। दूसरा, पत्तियां तो दुश्मन हो ही गई, ये तो पता चल ही गया। फिर ये क्या करते हैं, अपने तने के अंदर जो अपना स्टेम होता है उसके अंदर बड़ी मात्रा के अंदर, या फिर लीफ के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, वाटर को एब्जॉर्व करके रख लेते हैं, ताकि भविष्य में जब कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए उस समय अपने आप को बचा लें। तो ऐसी स्थिति में जिस कैक्टस को आप देखते हैं, नागफनी जिसको आप देखते हैं, एलोवेरा जिसको आप देखते हैं, वो पत्ते बहुत ही मोटे मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर वाटर रिटेंशन जबरदस्त हो चुका है। और जब से बाबा रामदेव जो आए हैं तब से वो जो है वो एलोवेरा के दुश्मन हो गए हैं। एलोवेरा जान बचाता हुआ भाग रहा है इधर से उधर है। हर जो आदमी देखा जाए वो एलोवेरा का मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब जूस पीने की योजना बना रहा है। तो उम्मीद ये है कि अल्टीमेटली आपको ये बात समझ में आए, जहां बारिश नहीं है, जहां गर्मी ज्यादा है, वहां पर पौधे अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट यानी मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है ना? कुछ लोग फेस वॉश बना के लगाए जा रहे हैं, क्या किया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तीसरा है लिटोरल अथवा स्वैम्प। अब ये क्या है, लिटोरल अथवा स्वैम्प पौधे कौन से हैं? देखिए इस ग्रीन कलर को जरा नोटिस करिए, आप इधर की तरफ देखिए। ये स्वैम्प असल में मार्शी और दलदली जगह को कहा जा रहा है। ये असल में इस जगह साथियों कुछ और मिलता है। वो क्या है, मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। अब ये क्या होती है साथियों, मैंग्रोव वनस्पति का मतलब ये होता है साथियों कि यहाँ पर मतलब पानी और मिट्टी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंपाइल है। अच्छा, अब मैं थोड़ा मैंग्रोव की भी फोटो दिखाई देता हूँ, जब टेक्नोलॉजी इतना ही सपोर्ट कर रही है थोड़ा मैंग्रोव भी देख ही लो, है ना भाई? सुंदर बन ही दिखा देता हूँ। पूरा इंडिया टूर चल रहा है, घर में बैठे बैठे आप पूरा भारत दर्शन कर रहे हो, भारत की विविधता को देख रहे हो, आप समझ रहे हैं? फीस दी हो इतनी सी, उसमें कितना कुछ पूरा दुनिया घुमा लाया मैं तुम लोगों को, सब कुछ घुमा लाया। एक तो यार फोटो सही से नहीं दिखा रहा है यार, क्लैरिटी होती तो मजा आता, मतलब फील वाली बात नहीं आ रही है गुरुजी।
क्या किया जाए, इसका सजा दे दी जाए इसको। तो डंका काहे नहीं बन जाते हैं तुम लोग हैं? हाँ ये सही है, फील दो यार। ये इधर से चला गया, ये टाइगर मुंह खोल के खड़ा हुआ है, नालायक प्राणी। पड़ोसी के बच्चे रो रहे हैं। अच्छा भी चल रहा है देश भाई। हाँ देखिए, ये इधर की तरफ देखें, ये शायद ठीक ठाक है, इसमें थोड़ा सा फील आ जाए। यस, ये थोड़ी ब्राइटनेस की बात है, ये अच्छी बात है। हाँ भाई, इधर देखिए साथियों, इस तरफ से अगर आप देखें तो आपको कुछ चीजें यहाँ दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? ये बेटा ये पेड़ पौधा उगा हुआ दिख रहा है आपको। अब आपको दिख रहा है ये डंठल डंठल से क्या लगे हुए हैं, ये क्या उग रही है, मतलब कुकुर मुत्ते से क्या उग रहे हैं। और छोटे मोटे नहीं है, मतलब गजब ही उग रहे हैं साहब। और ये जो मिट्टी सी है ना, ये दलदली है, ये दलदल है गजब चीज। थोड़ी तारीफ करो यार, आपके लिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीज, मतलब इतनी सारी विविधताएं जो हैं आपको बिठा के यहीं दिखा दे रहे हैं, और आपको जो है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वाह वाह करो इस चीज को लेके। इधर देखो, ये एक हिरण है, मतलब ब्यूटीफुल पोज दे रहा है। ये क्या है, इधर देखो। आप अगर देख रहे हो तो इन पेड़ों के नीचे की तरफ से कांटे से निकल रहे हैं। ये कांटे पता है क्या है असल में? इन कांटों को कहते हैं न्यू मेटाफोर। क्या कहते हैं बेटा? इन कांटों को कहते हैं न्यू मेटाफोर्स। इन्हीं से सवाल बनते हैं असल में। ये न्यू मेटाफोर्स क्या होते हैं साथियों? होता क्या है, अच्छा आप में से पता नहीं कितनों को एक बेसिक बात बतानी पड़ेगी साइंस की, और वो क्या बात है पता है आप लोगों को? अपन लोग, अच्छा आप में से कितनों ने सुबह भिगो करके स्प्राउट्स खाए हैं? वो दाल भिगो देते हैं ना, मूंग भिगो दिए, कभी चने भिगो दिए, कुछ याद है? भिगो खाए तो होंगे ना यार, देख लेना होता है। अंकुरित चना, अंकुरित दाल, कुछ तो खाए होंगे। घर वालों को थोड़ी बहुत चिंता तो है ही आप लोगों की। तो आपने अगर नोटिस किया हो तो वो जो प्रक्रिया है उसमें कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप लोगों की जो अंकुरित बीज है, दाल जो है वो बढ़िया से स्प्राउट बन जाती है, और कई बार आप 3-3 दिन तक भिगो के रखते हैं, तब भी साहब उसका अंकुरित होना का काम नहीं हो पाता है ना? मतलब भिगो के रखा हुआ है, कुछ उसमें से निकल ही नहीं रहा है ना? और अभी नवरात्रि शुरू हुई है, आप में से कुछ के घर के अंदर क्या हुआ होगा कि आज जो है देवी माँ का जो है वो बिल्कुल पट्टा बिठाया गया होगा। वहां पर मटकी रखने के लिए मिट्टी का एक वो बनाया गया होगा, पोर्शन बनाया गया होगा, जिस पर जौ बोई गई होंगी। जौ, हमारे यहाँ जौ बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं। फिर वो उगेंगी, और उनके उगने के बाद में कलश के आसपास जो है, तो मतलब बढ़िया से आप जवाहरे बोए जाते हैं। जवाहरे के साथ लगता है कि यार भगवान प्रसन्न हो गया, है ना? आज कुछ तरीके बताता हूँ, सुनो बेटा। हम लोगों को लगता है साथियों की पत्तियों को हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जबकि वास्तविकता यह है कि हवा जड़ों को चाहिए होती है। ठीक है, जब पौधा अंकुरित होता है ना, अंकुरित होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बीज को हवा लगे। बीज को क्या लगे? हवा लगे। और हवा लगने के लिए जरूरी है कि उस बीज में इतना पानी मत डाल दो कि पानी डालने से उसका पूरा पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाए। ठीक है, आप में से कई ऐसे होंगे पूजा पाठी, जो आप पूजा करने बैठेंगे, जो लोटे में पानी लिया होगा उसको बिल्कुल बढ़िया से मंत्र तंत्र मार के डाल देंगे, फिर इंतजार करेंगे जवारे उग काहे नहीं रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में आप सबसे निवेदन है कि जब तक हवा नहीं पहुंचेगी, वो पोरस नहीं होगी मिट्टी, तब तक वहां से अंकुरण उतना प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, अंकुरित करने के लिए क्या जरूरी होता है? तरीका है पोरस होना। क्यों? क्योंकि बीज को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब जड़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो अंकुरित ही नहीं होता है। आपकी दाल जो 3-3 4-4 दिन तक पानी में पड़ी रहती है, वो अंकुरित क्यों नहीं होती है? स्प्राउट्स क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं हुआ है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसके लिए क्या करें? बीज को एक दिन या दाल को एक दिन भिगो दीजिए। उसको भिगोने के बाद थोड़ा बहुत पानी उसने अवशोषित कर लिया है, अब उसे एक कपड़े में बांध करके टांक दीजिए। शाम तक बिल्कुल बढ़िया वाले उसमें से स्प्राउट्स निकल आएंगे। सूती कपड़े में बांध दीजिए, उसमें से बढ़िया वाले स्प्राउट्स निकल आएंगे। पहले भिगो दीजिए, और भिगोने के बाद में उसको क्या कीजिए कि आप उसको मतलब थोड़ा सा हवा दे दीजिएगा। क्लियर? क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि उसने पहले पानी अवशोषित कर लिया है, अब वो अपनी जड़ों को निकलने की जगह देना चाहता है। तो ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। सारी चीजें ऐसे ही अंकुरित हो जाएंगी, एक दिन में अंकुरित कर सकते हैं, 24 घंटे में बढ़िया अंकुरित चीज निकाल सकते हैं। ठीक है ना? एग्जैक्टली न्यू मेटाफोर के साथ भी ऐसा ही है साथियों। न्यू मेटाफोर जिस जगह पैदा होता है ना, वो जगह है जहां पे मिट्टी के अंदर पानी भर गया है, दलदली जगह बन गई है। अब जड़ें जो है पौधों की, उनको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि दलदल में क्या होता है, पानी के बीच जो मिट्टी के अंदर की जो जगह है, वहां पूरी तरह से मिट्टी में पानी भर चुका है। तो होता क्या है कि ये जो जड़ें हैं, ये जमीन से निकल के बाहर आ जाती हैं। ये जड़ें किससे बाहर आ जाती हैं? निकल के बाहर आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं, और ऊपर आकर के ये सांस लेने लगती हैं। तो ये जो है असल में सांस लेती हुई जड़ें हैं, जिन्हें आप न्यू मेटाफोर कहते हैं।
आ गई बात समझ में? क्लियर? ये सांस लेती हुई जड़ें ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आई हैं। स्मार्ट रूट है ना? ये केवल कहां मिलती है? इन्हीं फॉरेस्ट को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इन्हीं यही जगह है जो सुंदरवन डेल्टा जिसे आप कहते हैं, सुंदरबन, ये यही है। दलदली जमीन पर ऐसी जड़ें बाहर निकल आती है, यही मैंग्रोव फॉरेस्ट है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, तो लिटोरल और स्वैम्प भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद में और कौन सी बातें याद रखने की? तीसरी ऐसा, तो ये कहां पर मिल रही है सामान्यतः ऐसी चीजें ये जो सुंदरबन डेल्टा है ना, इधर मिलती हैं, जहां पर नदियां अपना पानी छोड़ती हैं, समुद्र से पानी मिल रहा होता है पूरे टाइम, ये महानदी अपना पानी छोड़ रही है, कृष्णा गोदावरी अपना पानी छोड़ रही है ना, जहां समुद्र के साथ में किनारा है और पानी मट्टी को गीला कर रहा है ना। नदियों के मुहाने पर सामान्यतः ऐसा मिलता है, सभी नदियों के मुहाने पर अक्सर ऐसा मिलता है। ठीक है, अच्छी बात हो गई। तो ये हमने कितनी सारी बातें सीख ली। इसके साथ साथ फिर है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। अब ये कहां पर मिल रहा है, जरा इसे देखिए। सर्दी के पौधे कहां मिलते हैं, जिनको मोंटाने कहा गया है। ये असल में थोड़ी सी ऊंचाई पर, जहां पर क्या होता है, सर्दी वाले पौधे, जिसमें से कि आप लोगों ने कभी अपने घर में उगाई हो, क्या बोलते हैं उसको, यार हमारे घर में भी हुआ करती थी, पर उखाड़ दिया वालों ने। मोरपंखी बोलते हैं, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है। मनी प्लांट नहीं, मोरपंखी। देखिए, एक पौधा होता है जिसके पंख जो है बहुत छोटे, बहुत सुंदर सुंदर से होते हैं। अभी दिखाता हूँ। हालांकि अब तो वो सब जगह होने लग गई, लेकिन है ये पूरा की पूरा मोंटाना। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिकल हैं, अगर आप देखते हैं तो मिल जाएंगी, कोई लोड की बात नहीं है। ये देखो, देखो कुछ ऐसा। कभी कभी पार्क वार्क में गए हूं, हाँ, जिसको जो भी याद हो, पता नहीं क्या बोलते हो आप लोग, गमलों में लगते हैं, अपने प्लांट्स में लगा रखे हैं आप लोगों ने, है ना। पार्क में लगे होते हैं, स्कूल्स में लगे होते हैं। आजकल ये पौधा वहां से उतर के नीचे आ चुका है पहाड़ों से। आजकल तो लोग मतलब एप्पल भी घर में पैदा कर ले रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है, लेकिन असल में ये नेचुरल रूप से वहीं पाया जाता है। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार के टेम्पाने प्रोडक्ट हो गए। बाकी पर्णपाती वन, ग्रीन, एवरग्रीन, ये तो कॉमन सेंस नाम से ही पता चल रहे हैं। बाकी तो सारे कॉमन चीजें हैं जो नाम से पता चल रही हैं। जैसे लिखा हुआ है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, यानी कि वो जो कि डेसिडुअस का मतलब क्या हुआ, पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, जो कि गर्मी आने पर अपने पत्ते गिरा देते हों, फिर वापस फूट जाते हों, वो पर्णपाती कहलाते हैं। एवरग्रीन, एवरग्रीन वो है जो पूरे टाइम हरे पत्ते रखते हों, है ना। फिर इसके साथ में मॉइस्ट डेसिडुअस, जो ऊष्मा, जहाँ पे मतलब नमी भी है और पत्ते भी गिराते हों, तो वो हो गए। तो ये मैप के माध्यम से आपको पूरी जगह बताई गई है कि क्या पे क्या पर कहाँ पे क्या मिलता है। ठीक है, तो ये बाकी सब चीजें तो बहुत पहचानने वाली हैं। कुछ चीजें नई थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे प्लांट्स के बारे में, पूरा फॉरेस्ट खत्म। थॉर्न का मतलब जिनमें कांटे उपस्थित होते हो। A4 कब आएगा, A4 कब आएगा पूछ लेता हूँ मैं। कंपाइलेशन में डाल दूंगा, अभी मैसेज नहीं आया उन लोगों का, मैं डाल दूंगा। ठीक है बेटा, मैं आपको मॉर्निंग वाली क्लास में अवेयर कर, अभिषेक सेम हेयर, टेंशन होती है भाई। A4 ही मिलेगा, चिंता मत करिए। सोनू की भी सुननी है।